ये न्यू हाइट्स रियल एस्टेट क्या है और विनय शाह कौन है? न्यू हाइट्स रियल एस्टेट के ज़्यादातर क्लाइंट्स इन्वेस्टर आपसे प्रॉपर्टी क्यों ले? ज़्यादातर प्रॉपर्टी हम वो बेचते हैं जिसके अंदर लेकिन पहले मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आउट ऑफ दुबई है, इंडिया है, यूके है, यूएसए है, पाकिस्तान है, कहीं पर भी है, वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है दुबई के अंदर, तो एक्चुअली प्रोसीजर क्या है? क्या ये बहुत मुश्किल है या ये बहुत आसान है? आप एक शर्ट भी खरीदने जाते हो तो आप ऑनलाइन भी चेक करते हो और मॉल में भी चेक करते हो, पास की स्टोर में भी चेक करते हो सेम शर्ट की क्या प्राइस है और क्या 100 करोड़ का प्रॉपर्टी, 200 करोड़ का प्रॉपर्टी, 1500 करोड़ का प्रॉपर्टी। यार प्रॉपर्टी 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 ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दुबई में सिर्फ प्रॉपर्टी हो रही है, प्रॉपर्टी बिक रही है, प्रॉपर्टी बन रही है और बिक रही है। इंडिया से हो, मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना बहुत डिफिकल्ट है, सिर्फ एलिट क्लास के लोग ही प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं। यार ये बबल है, शॉर्ट टर्म बबल है, ये ख़त्म हो जाएगा, मार्केट तबाह हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, ये क्या है? वेलकम मिस्टर विनय, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया सर, बहुत खुश हुई एक बार फिर आपने हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए हमें इनवाइट किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज बहुत चुपते हुए सख्त सवाल करने हैं मैंने आपसे। हमें तो अब आदत हो गई है इस चीज़ की। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। एक बात मुझे बताएं, ये न्यू हाइट्स रियल एस्टेट क्या है और विनय शाह कौन है? सबसे पहले मैं बताऊंगा विनय शाह कौन है। विनय शाह एक बहुत ही कॉमन मैन है, बहुत ही नॉर्मल पर्सन है दुबई के अंदर, जिसने बस स्ट्रगल किया, थोड़ा बहुत काम किया, मेहनत करी और जो शुरुआत हुई थी दुबई आने के लिए कि बाइक बेच के दुबई आना पड़ा था और एक टाइम खाना खाना पड़ता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे। गोल्ड की रिंग बेची थी एंगेजमेंट की, उससे पैसे थोड़े जुगाड़ के थे, महीना निकाला था, पहला बेड स्पेस में रहता था। वो लड़का आज रोल्स रॉयस में घूम रहा है, माशाल्लाह, ग्रेट, 100-150 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, ग्रेट। 7 से 8 प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और दुबई में एक बड़ा रियल एस्टेट के अंदर नाम हो गया है विनय शाह, जिसको आप दूर का दोस्त भी बोलते हो और कई लोग मास्टर ऑफ दुबई रियल एस्टेट भी बोलते हैं। करेक्ट। तो ये है विनय शाह की जर्नी 7 साल की। और न्यू हाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो न्यू हाइट्स मुझे ऐसा लगता है कि एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है। जैसे माँ होती है ना, वो सब अपने बच्चों के लिए करती है, वैसे न्यू हाइट्स है। न्यू हाइट्स के अंदर आपको चाहे क्लाइंट हो, चाहे एजेंट्स हो, चाहे चैनल पार्टनर्स हो, चाहे हमारे से रिलेटेड कोई भी बंदा हो, हमने नाम ही रखा है न्यू हाइट्स। सही। जो बंदा इससे जुड़ता है वो नई ऊंचाइयों पे पहुंचता है। तो हम लोग सर्विस जो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं, आपको हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपर्टी ना सिर्फ बाय करने में हेल्प करते हैं, उनको पहले गाइडेंस देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते, फिर उनको प्रॉपर्टी सिलेक्ट करवाते, प्रॉपर्टी अच्छे दिलवाते, उसके बाद उसको रेंट भी करवाते, उसको अगर ज़रूरत है तो अच्छे दाम पे बिकवा के भी देते प्रॉफिट में, और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन चाहिए तो वो भी करवा के देते, और अगर क्लाइंट को इन्वेस्टर वीज़ा या गोल्डन वीज़ा चाहिए तो वो भी करवा देते हैं। अब आप भी हैरान हो जाओगे, न्यू हाइट्स रियल एस्टेट के ज़्यादातर क्लाइंट्स नॉन रेसिडेंट ऑफ यूएई है, मतलब वो यूएई में ही नहीं रहते, यानी कि वो इंडिया है, पाकिस्तान है, अदर कंट्रीज है, वहां से लोग वर्ल्ड में कहीं से भी, वर्ल्ड में कहीं से भी बाय कर रहे हैं। हाँ, चले, और सिर्फ भरोसे पे काम चल रहा है। माशाल्लाह। तो ये बताएं कि मेन ऐसा क्या की फैक्टर है कि कोई इन्वेस्टर आपसे प्रॉपर्टी क्यों ले? की फैक्टर बता दें आप। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, को किसी ना किसी से तो लेना ही है। करेक्ट है। एक तो वो चीज़ है, तो हम क्यों नहीं, या देखो दूसरे खराब नहीं हैं, मैं नहीं बोलता कि हम उनसे बेटर है, हम ये बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, कभी भी अटकोगे तो आपके साथ न्यू हाइट्स रियल एस्टेट खड़ा रहेगा। करेक्ट है। एक हमारे कमीशन के लिए, हमारे पर्सनल एडवांटेज के लिए, थोड़े 2 पैसे जहाँ मिल रहे उसके लिए, ज़्यादा मिल रहे उसके लिए हम आपके हज़ारों लाखों दिरहम नहीं लगवा देंगे। सही है। ज़्यादातर प्रॉपर्टी हम वो बेचते हैं जिसके अंदर हमने खुद ने इन्वेस्ट किया हुआ है पर्सनली। सही है, यानी कि कस्टमर को बाय से लेकर टेक केयर, और अगर वो रीसेल करना चाहता है तो वो भी सपोर्ट आप देते हैं। सब कुछ, जैसे अब कस्टमर आता है, कई बार फर्स्ट टाइम बायर होते हैं, कई बार एंड यूजर्स होते हैं वो लोग, कई बार वो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो हम उनको समझते कि उनको एग्जैक्टली क्या चीज़ उनके लिए बेटर होगी। तो उनको हम पहले ऐसा नहीं कि
सर ये 4 प्रॉपर्टी ये देख लो देख लो देख लो, ये ले, नहीं, हम पहले बैठते हैं। हम ज़्यादातर क्लाइंट्स, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे आज भी आप ऑफिस में आए तो आपने देखा कि 3-4 क्लाइंट्स आए हुए थे, कुछ यूएस से, कुछ यूके से, कुछ दुबई से थे। तो हम लोग ज़्यादातर पहली मीटिंग जो होती है वो हम हमारे ऑफिस में करते हैं। सही है। ऑफिस में इसलिए करते हैं ताकि क्लाइंट को बिठा करके पहले समझे, चाय पानी पिलाए, उनको दुबई मार्केट समझाए, मैप दिखाए, प्रोजेक्ट्स बताए, उनकी रिक्वायरमेंट समझे और उसके बाद उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट्स बताए। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करते हैं 8 से 10 प्रोजेक्ट्स, फिर उस प्रोजेक्ट्स को उनको हम दिखाने ले जाते हैं, विजिट्स करवाते हैं, फिर जो प्रोजेक्ट्स उनको समझ आता है उसके अंदर शॉर्टलिस्ट करके फिर एक बार दिखाने ले जाते हैं। ठीक है। तो वो दिखा करके फिर जब फाइनल वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो उनको पता है वो क्या खरीद रहे और मार्केट में सारी प्रॉपर्टीज देख के बैठे। करेक्ट, यानी कि उनको पूरा क्लियर पिक्चर दिखाते हैं, पूरा उनको रियलिटी बताते हैं, राइट। और उसके बाद उनकी चॉइस होती है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी ले। राइट। उसके बाद ना सिर्फ उसमें हेल्प करते हैं, उनको अगर रेडी देख रहे हैं या ऑफ प्लान भी देख रहे हैं हैंडओवर पे, तो हम पहले से उनको प्रिपेयर करते हैं कि आपका लोन का क्या स्कीम है, उनको लोन भी करवा के देते हैं। सही है। फिर उनकी प्रॉपर्टी अगर वो रेंट करना चाहते हो तो रेंट भी करवा के देते हैं। आप उसके अभी अब छोटी सी बात देखो, मेरे एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, 3 साल पहले मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उनकी 2 प्रॉपर्टी थी, तो एक उनको बेचनी थी तो वो मैंने बेच के दी, दूसरी उनको रेंट पे लगानी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे डेवलपमेंट में खरीदी जहाँ पे 40 मंथ के लिए 40% देना था। 1% पर मंथ पोस्ट हैंडओवर रेडी है, हैंडओवर के बाद। तो उनकी प्रॉपर्टी हैंडओवर हुई, तो हमने, वो बोले थे मैं बेच दे दो प्रॉफिट आ रहा है, मैंने बोला नहीं, ये 40% जो है आपके रेंट से निकल जाएगा। मैंने खुद ने वो प्रॉपर्टी रेंट आउट करी। अच्छा, उसमें एक और चैलेंज क्या आ गया कि जो टेनेंट था, टेनेंट को ना उस अपार्टमेंट जैसे सेमी फर्निश्ड था, तो अपार्टमेंट में वॉशिंग मशीन और फ्रिज नहीं चाहिए था, बाकी चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने बोला अब क्या करें, तो अब जो हमारे क्लाइंट थे वो इंटरनेशनल थे। अच्छा। तो हमने क्या किया, वो ऑफिस में बुला लिया, हमने हमारे ऑफिस में रखा जब तक कि वो क्लाइंट से कंफर्मेशन नहीं हुआ कि करना क्या है। क्लाइंट की वॉशिंग मशीन और फ्रिज आप अपने ऑफिस ले आए, क्या कर सकते, इतनी सपोर्ट। इतनी सपोर्ट। अब एक क्लाइंट का नल टूट गया, अब वो यूएस बैठा है, उसके घर का हमको चेंज करवाना पड़ा, बंदे को तुरंत भेजा क्योंकि पानी ही जा रहा है। एक बंदे के घर में मोटर खराब हो गई पानी की, टाउन हाउस था, तो मोटर खराब हो गई। अब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि यार ये लैंडलॉर्ड के उसमें जाएगा कि ये टेनेंट के उसमें जाएगा। तो बाय द लॉ बाद में जाएंगे, पहले हमने उसको रिपेयर करवा दिया फौरन तौरी पे कि भाई ये चीज़ है, हमने हमारे क्लाइंट से कन्वे किया। क्लाइंट बोले कि विनय भाई आप देखो क्या कर सकते हैं, मैंने तुरंत अपने पर्सन को भेजा, वो रेक्टिफाई कर दिया चीज़। अब बाद में आप डिसाइड करो लैंडलॉर्ड ने करना है कि सही है टेनेंट ने करना है। मैंने, जबकि ये मेरा काम है भी नहीं, सर्विस में आता भी नहीं है, बट यहाँ तक के भी हम कर देते हैं। अब इसके बाद अगर प्रॉपर्टी बेचना है तो हम हाई रेट पे बेच के भी देते हैं प्रॉफिट में। कई बार क्लाइंट हमारे होते हैं, तो जैसे कि मेरे क्लाइंट को मैंने दिलवाई थी प्रॉपर्टी 3-4 साल पहले ईमार साउथ में 1.3 मिलियन का 4 बेडरूम टाउन हाउस। ओके। 6 महीने साल भर बाद उनको ऑफर आ गई कि भाई 1.6 में बेच देते। मेरे को फोन कर रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं मेरे तो 50%, मैं तो कुछ भी नहीं जा रहा है अभी और ये वो। मैंने बोला रुको, फिर वेट किया, उनको 2.2 तक ऑफर आ गई। वेट किया, मैंने बोला हैंड ओवर पे बेचेंगे। हैंड ओवर पे 2.5 की ऑफर मैंने दिलवाई। अच्छा। और उनको चाहिए थे 2.7 फिर। ओ। तो कई बार ऐसा भी होता है, वेट करवाते क्लाइंट को, फिर उन्होंने नहीं बेची क्योंकि वहां पे लालच आ गई। मैंने बोला यही चीज आप 1.6 में बेचने को तैयार थे, 1.7 पे आपने नहीं बेचा, है ना। मैंने आपको होल्ड करवाया, आज मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गया, 2 प्रॉपर्टी मैं दूसरी दिलवाता हूँ, वहां 2 पैसे बनवाओ। करेक्ट है। तो एक ये चीज भी हम एडवाइस देते, कई बार क्लाइंट सुनते कई बार नहीं सुनते। अब एक क्लाइंट थे जैसे 3 साल पहले जिन्होंने बताया कि इनका एक प्रॉपर्टी बेचा, उनका प्रॉपर्टी बेचा, पैसा आया, 2 यूनिट नए प्रॉपर्टी में डलवाए। अब वो दोनों मैच्योर होने वाले हैं, उनका वो पैसा भी डबल होगा। करेक्ट है। तो ये सब सर्विस देते हैं। अब कई इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, उनको हम इन्वेस्टर वीज़ा, गोल्डन वीज़ा का भी हेल्प करते हैं कि ऐसे कर दो। कंसल्टेंट्स होते हैं जिनसे हमारा कोऑर्डिनेशन है, वो कर देते हैं। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट उनको ओपन करना होता है, वो भी हेल्प करवा देते हैं। तो मतलब सब कुछ करवा देते हैं और इनके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बिल्कुल गोल्डन वीज़े पे मैं भी आता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आउट ऑफ दुबई है, इंडिया है, यूके है, यूएसए है, पाकिस्तान है, कहीं पर भी है, वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है दुबई के अंदर, तो एक्चुअली प्रोसीजर क्या है? क्या ये बहुत मुश्किल है या ये बहुत आसान है? देखो, बहुत आसान है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना, हमारे मुल्कों जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको फिजिकल प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हो। हमारा काफ़ी सारा काम चल रहा है, 60-70% ऑनलाइन काम चल रहा है। आपने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में ई कॉमर्स इतना डेवलप हो जाएगा कि रियल इस्टेट भी आज ऑनलाइन लोग खरीदेंगे और बेचेंगे। तो बहुत आसान है, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है और प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के पहले आप
रियल एस्टेट कंपनी सेलेक्ट करो, रियल एस्टेट कंपनी सेलेक्ट करने के बाद रियल एस्टेट एजेंट सेलेक्ट करो। वो एजेंट अगर सही मिल गया ना आपको, तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। सही तो है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने एजेंट की बात माननी है, समझना है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा, वेरीफाई भी करो। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया या मैंने भी बोल दिया तो आप आग बंद करके उसमें कर लो काम, नहीं, आप वेरीफाई भी करो, आपका हक है। आप एक शर्ट भी खरीदने जाते हो तो आप ऑनलाइन भी चेक करते हो और मॉल में भी चेक करते हो, पास की स्टोर में भी चेक करते हो, सेम शर्ट की क्या प्राइस है और क्या क्वालिटी मिल रही है, क्या डिफरेंस है, क्या अच्छा नहीं है। सही है। तो आप तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। बट हाँ, बहुत आसान है और यहाँ पे स्कैम नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रेरा बहुत स्ट्रांग है, रेरा कंट्रोल हो रहा है, रियल एस्टेट सेगमेंट पूरा कंट्रोल हो रहा है दुबई लैंड डिपार्टमेंट के थ्रू। रेरा उसके अंदर आता है और रेरा के अंदर रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रांग है कि ना तो बिल्डर भाग सकता है, ना चीट कर सकता है, और ना कोई एजेंट कर सकता है। हाँ, कोई और मैं एक और सलाह दूंगा, किसी भी पर्सनल अकाउंट में आपने पैसे कभी भी नहीं देना है। ठीक है। आप कॉर्पोरेट अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट्स में ही दो, डेवलपर के अकाउंट्स में ही दो। काफ़ी लोग होता है ना जो जी जी कि वो कहते हैं मेरे अकाउंट में भेज दो पैसे, मैं करवा दूंगा, ऐसे वो कुछ सब नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, यानी कि वो लालच नहीं करनी चाहिए। हाँ, स्कैम के थोड़े से ये आपको शायद है, देखो अगला बंदा नहीं पेमेंट करे आपको, बाद में क्या करोगे, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा आपको अपना भी स्टडी करना होता है। और जो अकाउंट में आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, वेरीफाई करो डेवलपर का है, वो डेवलपर के ईमेल एड्रेस से आना चाहिए, वेरीफाई करके आना चाहिए, वो सारी चीज़ें। यानी कि अगर कोई आउट ऑफ दुबई से या आउट ऑफ यूएई से प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो मुकम्मल टीम आपकी सपोर्ट करती है, प्रॉपर गाइड करती है, 24/7 सारे प्लान उनको ईमेल्स पे उनको ऑफिशियली भेजे जाएंगे। 100%। वो अपनी पसंद की प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे और आप उनको प्रॉपर सपोर्ट देके उनके नाम पर कन्वर्ट करके देंगे। ऐसा ही है, 100%, उनको आने की जरूरत नहीं है। आने की जरूरत नहीं है और आते भी नहीं। कितने क्लाइंट्स हैं जो 4-4 प्रॉपर्टी लिए और आज तक आए भी नहीं है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब बात आ जाती है गोल्डन वीज़े की, जो भी आपने जिक्र किया था। अब ये बताएं, बहुत से लोग चाहते हैं यार वो लाइफ टाइम यहाँ रहें, गोल्डन वीज़ा ले लें, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है गोल्डन वीज़ा लेने के लिए प्रॉपर्टी की बेस पे? तो देखिए, आपको सिर्फ 2 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी में दुबई के अंदर, और इसमें जो है आपका 25% के आसपास पेड होना चाहिए। रिमेनिंग जो है आप बाद में भी पे करते हो, चलता है। मॉर्गेज में अगर प्रॉपर्टी लोगे तो वो गोल्डन वीज़ा नहीं मिल पाएगा। ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टी पे भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, ऑफ प्लान मिल जाता है ये? श्योर, ठीक है। 100% हमने काफ़ी लोगों को करवाया। 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदी, 24% डाउन पेमेंट दिया, आपका गोल्डन वीज़ा प्रोसेस हो गया। गोल्डन वीज़ा का फ़ायदा ये है कि आपको उसके बाद में 10 साल तक के कोई टेंशन नहीं है, आना जाना एनी टाइम, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। दूसरा एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप सारी चीज़ कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेजेस है। हाँ, अगर कोई 2 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, गोल्डन वीज़ा नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। उसको इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है। उसके लिए आपको 7.5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदनी होती है और उसमें लगभग 4.5-5 लाख दिरहम तक का इन्वेस्टमेंट करना होता है। अच्छा, ठीक है। यानी कि 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट तकरीबन आप कर जाएं तो आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाएगा। इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है, उसमें पर्क्स वही है, लेकिन हाँ, एक चैलेंज ये है कि उसके अंदर आपको हर 6 महीने में दुबई आना पड़ता है, हर 2 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। बस एक वो डिफिकल्टीज है। ठीक है। या वो 2 मिलियन का जो कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई अपार्टमेंट है 2 मिलियन का, या कोई टाउन हाउस और विला है, वो लेता है और उसकी 25% ऑलमोस्ट 5 लाख दिरहम बनते हैं, वो पे कर दिया तो आपका तो गोल्डन वीज़ा मिल गया। अच्छा, एक और चीज, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी मिलाकर भी आप ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, इनके 2 छोटे अपार्टमेंट तो या कुछ आप भी पहले स्टार्ट कर दो इन्वेस्टर वीज़ा से, अगर नहीं ले सकते गोल्डन वीज़ा, उसके बाद फिर और प्रॉपर्टी लोगे तब फिर गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना। करेक्ट हो गई बात, सही है। ये तो आपने कह दिया कि जी आ जाएं, प्रॉपर्टी ले लें, गोल्डन वीज़ा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन एक और रूमर्स होते हैं मार्केट में कि यार ये बबल है, शॉर्ट टर्म बबल है, ये ख़त्म हो जाएगा, मार्केट तबाह हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, ये क्या है? ये तो मेरा फेवरेट सवाल है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये मेरे को पता है कि हर इंसान पूछेगा। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, दुबई रुकने नहीं वाला है। दुबई, आप देखो वर्ल्ड में जितनी भी सिटीज़ है उनकी एक हिस्ट्री है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल, 500 साल। दुबई की हिस्ट्री देखो 20-25 साल की हिस्ट्री है। अगर मैं आप देखो जाए तो जिस तरीके से वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आज ये नंबर 1 पे आ गए हर जगह पे। अभी दुबई की पॉपुलेशन से हम बात करते हैं, दुबई की पॉपुलेशन आज की तारीख में है 3.9 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब लगभग 40 लाख आप पकड़ लो। एक साल में सिर्फ लगभग 3 लाख लोग आए हैं दुबई में। अगर 3 लाख लोग आए हैं और मैं ऐसे समझ लूँ कि एक फैमिली में 6 लोग भी है, तो भी आपको 50,000 घर की ज़रूरत है। करेक्ट है, सही। लेकिन पिछले साल
कितने घर डिलीवर हुए? आप बताएंगे। आप शॉक हो जाओगे। अच्छा, नॉट इवन 40,000, 40,000 भी घर डिलीवर नहीं हुए। नहीं हो सकता, तो आप देखो, गैप है 10,000 घरों का अभी भी। अभी भी है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखो, 2023 में फिर से अगर बात करूँ तो 2023 में भी लगभग 40,000 से कम के आसपास के आपके घर डिलीवर हुए हैं। तो लगभग 40,000 घर डिलीवर हो रहे हैं पिछले 2 साल से। लेकिन लोग जो आ रहे हैं वो लगभग 50,000 की स्पीड से आ रहे हैं। हर 50,000 फैमिली आ रही है, 50,000 50,000 फैमिलीज आ रही है और लोग 3 लाख आ रहे हैं। और आप देखो कि अभी और ग्रो कर रहा है दुबई। आप बिजनेस लाइसेंस आप देखो, पहले कैसा था, बिजनेस लाइसेंस नहीं मिलते थे 100% ओनरशिप पे, करेक्ट। आपको लोकल पार्टनर चाहिए होते थे। जी जी। आज की तारीख में आपके 100% लाइसेंस फ्री होल्ड है, सारी फ्री है, मतलब आपको कोई इन्वेस्टर की ऐसा जरूरत नहीं है। ज्यादातर लाइसेंस में कुछ लाइसेंस, कुछ कैटेगरीज ऐसी है जहां पे आपको एक लोकल अथॉरिटी का एक बंदा चाहिए, लोकल पर्सन चाहिए। लेकिन ज्यादातर 80%, मेरे हिसाब से 90% बिजनेस में आज की तारीख में आपको कोई लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं है। वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी चीज, डेवलपमेंट आप देखो, दुबई कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। आप टूरिज्म बढ़ा रहे हैं 4 टाइम्स। अब आपने एक चीज कभी भी शायद नहीं सुनी होगी कि दुबई में कोई पढ़ने गया है। गल्फ में ज्यादातर लोग कमाने जाते हैं, कमाने के लिए, काम के लिए। अब लोग पढ़ने आएंगे दुबई, क्योंकि E33 जो एजेंडा है उसमें यह है कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज को वो दुबई में लाना चाह रहे हैं। जैसे IIM अहमदाबाद आ रहा है। जी जी। तो इससे क्या होगा, एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है काफी आगे लेवल पे। इसके अलावा AI की अगर मैं बात करूं तो AI आज पूरे दुनिया में चल रहा है। हर कोई AI यूज करना चाह रहा है, कुछ यूज कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन दुबई सिर्फ इकलौता ऐसा सिटी है वर्ल्ड में जिन्होंने AI इंप्लीमेंटेशन करवा दिया है या करवा रहे हैं स्कूल्स के अंदर आज की तारीख में। अच्छा, यानी मोस्ट एडवांस एजुकेशन हो रही है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें चल रही है। अभी हेल्थ केयर के अंदर देखो आप, हेल्थ का हम सुनते थे उतना अच्छा नहीं है, राइट? लोगों को बाहर जाना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आज की तारीख में देखो, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इक्विपमेंट्स इतने अच्छे आ चुके हैं दुबई में और डेवलप होते जा रहा है कंटिन्यूसली। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस ग्रो होगा, सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, रोड्स की वाइड होगी, रोड्स वाइड हो रहे हैं। अभी आप देखो, पहले हैसा और उमसुकिम कितना टाइट होता था, आज की तारीख में हैसा और उमसुकिम इतना वाइड कर दिया, इतना अच्छा कर दिया कि बिना सिग्नल के आप चले जाते हो। तो जो पहले आपको 40 से 50 मिनट लगते थे हैसा या उमसुकिम पे, आज की तारीख में 30 मिनट्स में आप पहुंच जाते हो। जी, बहुत डेवलपमेंट और ब्रिजेस बन रहे हैं। बिल्कुल, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स हैं, सिग्नल फ्री। बिल्कुल, आप 3 महीने में आप देखो ब्रिज बन के, फ्लाईओवर बन के खड़ा हो जाता है। और पूरे दुबई में आपको फ्लाईओवर्स और रोड का काम दिख रहा है। करेक्ट। इसके अलावा आप देखो, दुबई के अंदर मेट्रो आ रहा है। जैसे लंदन में हर जगह ट्यूब है, वैसे दुबई में हर जगह मेट्रो आ रहा है। तो जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो आ रहा है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे। अभी कैसा है दुबई, क्या है, लोग दुबई साइड रहते हैं, डेरा साइड रहते हैं, सतवा तरफ रहते हैं, टिकॉन तरफ रहते हैं, फुरजान तरफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि तो मेट्रो है, ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए ईजी है। क्योंकि हर कोई गाड़ी नहीं चलाता, स्पेशली फैमिली के अंदर अगर आप रह रहे हो तो हर कोई ड्राइवर भी नहीं रख सकता। और हर कोई फैमिली के अंदर गाड़ी नॉर्मल एक होती है, एक गाड़ी। तो हस्बैंड के पास होगी या वाइफ के पास होगी, किसके पास होगी? एक होगी। पार्किंग भी एक मिलती, तो आदमी क्या करेगा? ऑफिस जाएगा या कोई काम की जगह पे जाएगा। जी जी। लेकिन बाकी फैमिली क्या करेगी? वो तो उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो अब जो डेवलपमेंट हो रहा है, सब जगह मेट्रो आ रही है। करेक्ट हो गया। इसके अलावा आप एक और चीज देखो, हमारे साथ में इंडिया और पाकिस्तान में एक अच्छी चीज ये, अंग्रेज एक अच्छी चीज करके गए कि आप और हमको पूरे जगह पे ट्रेन का नेटवर्क बना के गए, देखे गए। बिल्कुल राइट, सही है। अब UAE नेटवर्क बना रहा है ट्रेन का, और ना सिर्फ UAE, GCC के अंदर बन रहा है, GCC में जॉर्डन से चल रहा है, सऊदी में आ रहा है, मक्का मदीना जा रहा है, बहरीन जा रही है, बहरीन से UAE आ रही है, UAE में एमिरेट्स कवर कर रही है, 7 एमिरेट्स कवर करके ओमान तक जा रही है। यह है इतिहाद रेल। इतिहाद रेल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें अबू धाबी और दुबई ये ट्रायल चालू हो गया है। जल्द आप सुनोगे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। सही है। तो ना सिर्फ अब यहाँ पे कार्गो के हिसाब से, बल्कि आपका पैसेंजर ट्रेन भी चलेंगी। एक वीजा भी अभी आ रहा है जिसके अंदर आप सारी कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो जो आसपास की कनेक्टेड है। तो जैसे शेंगन वीजा, आप यूरोप जाते हो, सारी मेट्रो और सारा ट्रेन से कनेक्टेड होता है, तो आप शेंगन वीजा लेकर के सब जगह जा सकते हो। GCC का समझेगा, एक विजिट वीजा आ जाएगा, टूरिस्ट वीजा आ जाएगा, तो एक ही वीजे के ऊपर आप पूरा UAE पूरा घूम सकते हो, पूरा GCC आप ट्रैवल कर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए, मैं बता रहा था, एयर टैक्सी। हाँ, एयर टैक्सीज आ रही है अगले साल, तो सही इसका ट्रायल भी चल रहा है। अब इसके अलावा दुबई जो है, RTA जो है ट्राई कर रहा है कि ड्राइवर लेस टैक्सीज लेकर आ जाए दुबई में।
वो भी एक बड़ा एडवांटेज है। जी जी। तो ये इतनी सारी डेवलपमेंट किसके लिए हो रही है? हाँ। टूरिज्म बढ़ रहा है, बीचेस 4 टाइम हो रहे हैं। अल मक्तुम एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिथरो है, उससे डबल साइज का एयरपोर्ट। जी बिल्कुल। तो ये साउथ की तरफ पूरा बढ़ रहा है। तो दुबई अब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, जो 5 साल पहले प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं वो उनका तो ये समझ लीजिए दोनों हाथ घी में है और सर कढ़ाई में है। लेकिन जो लोग नहीं खरीदे हैं उनके लिए ये है, मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे आज के नहीं 4 साल 3 साल पुराने वीडियोस चेक करो, मैंने जो जो चीज़ें बोली है वो हुई है और उससे बेटर हुई है। क्योंकि मुझे यूएई गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, दुबई की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, और वो चाहे कुछ हो जाए वो करके दे। और छोटी सी बात बता दो, आप हैरान हो जाओगे, दुबई के जीडीपी में ऑयल और फ्यूल से लेस देन 2% का कंट्रीब्यूशन है बस जी। लेस देन 2%। मैं तो समझता था शायद कि 25% से ऊपर कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं। क्योंकि ऑयल इनके पास अपना है। अच्छा, दूसरा शौक दूँ आपको? अच्छा। दूसरा शौक ये है, दुबई के जीडीपी के अंदर दुबई रियल एस्टेट का सिर्फ 8% का कंट्रीब्यूशन है 2024 में। यानी कि अदर बिजनेस इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से ग्रो हो रहा है। जी। ओह माय गॉड। अब आप हैरान हो गए कि यार हम तो जब वीडियो खोलते हैं हबीबी कम तो दुबई, 100 करोड़ का प्रॉपर्टी, 200 करोड़ का प्रॉपर्टी, 1500 करोड़ का प्रॉपर्टी। यार प्रॉपर्टी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दुबई में सिर्फ प्रॉपर्टी हो रही है, प्रॉपर्टी बिक रही है, प्रॉपर्टी बन रही है और बिक रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ सारी चीजों पे काम हो रहा है। करेक्ट। हाईलाइट रियल एस्टेट हो रहा है। उसका रीजन ये है कि पहले इतना इजी नहीं था, आज दुबई रियल एस्टेट बहुत इजी हो गया। प्लस आज सोशल मीडिया सब जगह आ गया है, तो जितने ज्यादा एजेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई वीडियो बना के डाल रहा है। सही है। तो एक यहाँ पे हॉट चीज क्या है? रियल एस्टेट। करेक्ट है। तो रियल एस्टेट के वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये समझना चाहता हूँ मैं आपसे कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से अपना बिजनेस करना चाहे, प्रॉपर्टी लेना चाहे, तो मुकम्मल यानी कि वो अपना शिफ्ट हो सकता है दुबई में 100%। क्योंकि देखो उसके लिए जरूरत भी नहीं है, आपको बिजनेस ओपन करना है 24 आवर्स 2 डेज के अंदर आपका बिजनेस ओपन हो जाता है यहाँ दुबई में। और क्या चाहिए? कोई जॉब देख रहा है उसको इजीली जॉब मिल जाती है, लेकिन आप उस जॉब के लायक और कैपेबल भी होना चाहिए। एक छोटी सी बात है। और जो भी बिजनेस चला रहा है वो बंदा ये देखता है यार मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ तो वो फ्रूटफुल हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि दुबई में जॉब्स नहीं है, जॉब मिलती है, लेकिन क्या है लोगों को थोड़ा सा पेशेंस नहीं है। करेक्ट है, सही है। अब मुझे एक बात बताइए, कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, डेफिनेटली वो ROI को बहुत कंसिडर करेगा एज कम्पेयर टू देयर कंट्रीज और एज कम्पेयर टू UAE, दुबई स्पेशली। तो क्या आप देखते हैं कि क्या ROI है अदर कंट्रीज में और क्या ROI है इधर दुबई में? देखो दूसरा वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में चले जाओ, गिनी चुनी कंट्रीज है जिसके अंदर 5% से ज़्यादा आपको ROI मिल रहा है, लेकिन 90% कंट्रीज है, 90% सिटीज़ है जहाँ पे आपको 2%, 3%, 4% या मैक्स 5% का आपको ROI मिल रहा है। तो इधर भी 5% ही होगा ना? नहीं, इधर 8 से 12% का ROI है, और एक मेरी प्रॉपर्टी जिसमें मुझे 20% का भी ROI मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे क्या हो रहा है ना सिर्फ आपको ROI हाई मिल रहा है, आपका एप्रिसिएशन भी फास्ट हो रहा है, क्योंकि दुबई बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। जिन्होंने 5 साल पहले 1 मिलियन में 5 साल पहले आपको टाउन हाउस मिल जाता था, आज 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी होगी। आने वाले 5 साल में खरीदने के मतलब बहुत लोगों के रीच के बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप अगर 25,000 दिरहम कमा रहे होगे आज, तो हो सकता है 5 साल बाद आप 30,000 दिरहम कमाओ। लेकिन जो प्रॉपर्टी आज 1 मिलियन की है वो उस टाइम पे 2 मिलियन की हो जाएगी। वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज मुझे बताओ, मैं इंडिया से हूँ, मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ एलिट क्लास के लोग ही प्रॉपर्टी खरीद पाते, जॉब वाला बंदा नहीं खरीद पाता। जिसकी लाख रुपए की सैलरी है इंडिया में वो नहीं खरीद पाता। ये सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी है, सब जगह है, बहुत मुश्किल। तो अच्छा, दूसरी चीज, एक तो पहला आपको ROI अच्छा मिल रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका एप्रिसिएशन फास्ट हो रहा है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एप्रिसिएशन पे आऊंगा कि यहाँ की जो करेंसी है वो 1997 में US डॉलर से पैक्ड है, तो लॉक्ड हो गई थी। तो उसी वजह से आज की तारीख में करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। मैं जब दुबई आया था तो मैं सपना लेकर आया था, मुझे बहुत खुशी थी कि मेरे को 90,000 रुपये मिल रहे, 5,000 दिरहम की जॉब थी ना, तो उस टाइम पे 18 रुपए का इंडियन करेंसी का 1 दिरहम था, और लगभग 40 रुपए के आसपास का 1 दिरहम था पाकिस्तानी करेंसी का। आज की तारीख में 1 दिरहम 23.5 रुपए इंडियन करेंसी का हो गया, और पाकिस्तानी करेंसी के आसपास का लगभग अगर बात करूं तो 80 के आसपास आ गया 1 दिरहम। तो जो मैं 7 साल पहले दुबई आया था, 18 रुपए का 1 दिरहम था।
और ये इंडियन करेंसी, Indian पाकिस्तानी करेंसी में 40 रुपए 40 का। का। आज देखो दोनों की वैल्यू कहाँ होगी। बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो प्रॉपर्टी में तो एप्रिसिएशन आ ही रहा है, करेंसी की भी एप्रिसिएशन हो रही है। ये तो 3 चीज मैंने बता दिया आपको। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बहुत कम है। आज मैं अगर बात करूं दूसरे मुल्कों से कंपेयर करूं वर्ल्ड वाइड, तो 6 से लेके 10% तक के इंटरेस्ट रेट होता है नॉर्मली। दुबई में इंटरेस्ट रेट लगभग 4-4.5% का है। तो बिल्कुल, यानी कि आप मॉर्गेज पे ले सकते हैं, यानी इतना कम। बिल्कुल इतना कम है। और दूसरी चीज, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, दुबई में नहीं रहते हो, फिर भी आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट लगभग 5% के आसपास आएगा। नॉन रेसिडेंट्स को थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, और आपकी प्रोफाइल जो आपकी कंट्री में उस बेसिस पे आपको लोन हो जाएगा। तो आप ये समझो कितना आसान है। ये 4-5 चीजें बताई मैंने। अब एक सबसे बड़ी बात, ये सब है टैक्स फ्री। अभी कोई भी कंट्री में आप देखो, आपको सबसे पहले टैक्स लगता है, आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो उस पर टैक्स है, रजिस्ट्री करा रहे हो उस पर टैक्स है। अच्छा, रजिस्ट्री से याद आया, आप जब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो ऑन स्पॉट आपने खरीदी प्रॉपर्टी, आपके डॉक्यूमेंटेशन साइन हुए, तो आपकी रजिस्ट्री होती है। करेक्ट। इंडिया में या बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि जब हैंडओवर होता है ना प्रॉपर्टी का, जब पोजीशन आता है, जब चाबी मिलती है, तब रजिस्ट्री होती है। तब होती है, उससे पहले रजिस्ट्री नहीं होती। उससे पहले नहीं होती। हालांकि इंडिया में जो है ना, महाराष्ट्र एक स्टेट है जहाँ पे आप 10% कंप्लीट करते हो तब रजिस्ट्री करानी होती है। तो बिल्डर क्या करते हैं, क्लाइंट से 9% ही लेते, रजिस्ट्री नहीं कराना पड़े। और उससे प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रॉपर्टी आप 4 लोगों को बेच सकते हो क्योंकि रजिस्टर ही नहीं हुई। रजिस्टर नहीं हुई जी, बिल्कुल सही है। अब एक और चैलेंज ये आया, अगर आप देखो इंडिया के अंदर बहुत सारा चैलेंज चल रहा है अभी ये वाला, कि अगर आपकी रजिस्ट्री भी आपके नाम पे है तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे कि ये आपके नाम पे है या नहीं। सही है। गवर्नमेंट डेटा में आपके नाम पे है कि नहीं, आपने रजिस्ट्री तो करवा ली, वो भी चेक करना है, लेकिन आपके नाम पे ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपके पास 10 मिनट में आपका प्रूफ आ जाएगा कि भाई सब ऑनलाइन है। मैसेज आ जाएगा जी, हाँ, ईमेल आ जाएंगी, ईमेल गवर्नमेंट की तरफ से, सब ऑनलाइन है। आपका सब गुम भी गया तो आपको टेंशन नहीं, वो रिकॉर्ड में है। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट संभालने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, मेरे पास एक भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी कि कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री है, परचेज कर रहा है, आप रेस्ट एप्लीकेशन करके एक एप्लीकेशन है, उसमें जाओ, अपना नाम नंबर डालो, ईमेल एड्रेस डालो, या आप अपना एमिरेट्स आईडी डालो, या यूएई पास से आप लॉगिन करो, आपको आपका पूरा चिट्ठा पोता मिल जाएगा कि आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ है, क्या क्या है। क्या बात है, वो ऑटोमेटिकली है। देखिए इतना आसान कर दिया है विनय भाई ने हमारे, कि आप जहाँ पर भी हो, पूरी दुनिया में हो, आराम से प्रॉपर्टी खरीदें, और डॉक्यूमेंटेशन की तो मुश्किल है ही नहीं। और बल्कि जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं ऑल ओवर द यूएई, ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप इनसे रब्ता करके, तो मेरा ख्याल है ईजी है। ईजी है। इसमें एक और चीज़ बताऊँ मैं, रेस्ट एप्लीकेशन पर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या आपको कोई भी प्रॉपर्टी का अपडेट लेना है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैंने 2 साल पहले देखी थी, ऑफ प्लान थी, इसका भी कितना काम हो गया, आप प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट नंबर डालो। प्रोजेक्ट नंबर आप बोलोगे मेरे पास है नहीं, ऑब्वियसली हमारे पास भी नहीं, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, अब मिलता है। मैं बोलता हूँ नाम लिखो, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे, आपको प्रोजेक्ट दिख जाएगा, आप उसके अंदर क्लिक करो, आपको ये दिख जाएगा कि उसका कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है, उसके फोटोज भी मिल जाएंगे। अपडेट हर 2 महीने में अपडेट होता है। वाह, जबरदस्त है। तो कमिंग बैक टू द टैक्सेशन, हाँ, कि टैक्सेशन है ही नहीं ना, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तब टैक्स है, प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है रेंटल, उसका कोई टैक्स नहीं, जब प्रॉपर्टी बेच रहे हो ऑब्वियसली प्रॉफिट में बेचोगे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, सब अपना, सब आपका। हाँ, पूरा पैसा आपका। तो हाईएस्ट आरओआई, हाईएस्ट एप्रिसिएशन, करेंसी लॉक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, प्रॉपर्टी का ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और क्या चाहिए। सबसे मेन चीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सारी चीजें ऑनलाइन है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कोई स्कैम हो सकता है इसमें, या आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेगा अगर आप यहाँ नहीं हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सेफ है। एक चीज़ बताऊँ, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो दुबई पुलिस को आप एक एप्लीकेशन दिखे जाओ, उसमें रजिस्टर करके जाओ कि आप 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो आप यकीन नहीं करोगे दुबई पुलिस आपके घर की पेट्रोलिंग भी करती है। अच्छा, यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कौन सी कंट्री में मिलता है, कौन से स्टेट में मिलता है, कौन सी सिटी में मिलता है ये। तो ये सारी चीज़ें आपको बेहतर बनाती। तो सेफेस्ट कंट्री भी है, रात में 2 बजे 3 बजे लोग घूम सकते, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, कोई, बिल्कुल बिल्कुल 100% सेफ कंट्री है, नो डाउट। बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिजनेस स्टार्ट करना इजीली। मेजरली 90% प्रॉपर्टीज जो भी है आज के टाइम में मार्केट में फ्री होल्ड है, और अब तो कमर्शियल्स भी मिलने लगी है प्रॉपर्टी। पहले कमर्शियल ऑफिसेस नहीं मिलते थे, इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, अब वो भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, रिटेल के आ गए, बहुत सारी चीज़ें। फ्री होल्ड, अभी आपने बोला फ्री होल्ड क्या है, मतलब क्या चीज़ है फ्री होल्ड? देखो, फ्री होल्ड और लीज होल्ड
ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, यूएई या कहीं भी वर्ल्ड में देखो, फ्री होल्ड, लीज होल्ड दोनों आपके पास में हो गए। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो लीज होल्ड होती है, जिसके ऊपर आप एक लीज पे लेते हो, वो मैक्स लीज होती है 99 ईयर्स की। और फ्री होल्ड तो जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो सिर्फ आपकी है, अब आपके बच्चों को जाएंगी, फिर उनके बच्चों को जाएंगी, आप किसी को गिफ्ट करो, वो आपकी। तो यहाँ पे आपको जमीन भी मिल रही है। सही सही। अगर आप टाउन हाउस लेते हो तो आपको ना टाउन, उसकी जो टाइटल डीड आती है जी, उसमें आपको लैंड लिखा हुआ आता है। हाँ। तो आपके नाम पे जमीन है। जमीन हमारी अब खुद की जमीन होगी हाँ, यूएई तो में। जमीन भी अपनी, छत भी अपनी। अच्छा, यहाँ यूएई में रोज देखते हैं बहुत सी लॉन्चेस हो रही हैं, फिर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यार किस में कौन सी प्रॉपर्टी लें, कौन सी ना लें। तो आपके ख्याल से किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? तो प्रॉपर्टी ऐसी लो जो आपके रिक्वायरमेंट को सूट करे। अब हम जब क्लाइंट से मिलते हैं ना, हम उनसे सिर्फ ये नहीं पूछते कितने पैसे हैं या क्या लेना है। हम यहाँ तक समझते हैं कि सर आप क्या करते हो, आपकी वाइफ क्या करती है, या वाइफ होती है तो हम पूछते हैं हस्बैंड क्या करते हैं, स्पाउस क्या करते हैं, कहाँ रह रहे हो, कितने साल से रह रहे हो, क्या एजेंडा है प्रॉपर्टी खरीदने का, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप खुद रहोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, या आप दोनों देख रहे हो, आप लोन पे ले रहे हो, कैश ले रहे हो, आपको पेमेंट प्लान चाहिए, आपके पैसे कितने हैं। कई लोग होते हैं जो रिलीजन के हिसाब से लोन नहीं लेना चाहते, फिर कई लोग होते हैं कि जिनको एंड यूजिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर हम उनसे ये तक पूछते हैं कि अच्छा आप अपने लिए ले रहे हो, खरीदने के लिए, मतलब रहने के लिए ले रहे हो, तो आप के बच्चे कितने हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, कौन से कैलिकुलम में हैं। अभी क्लाइंट पूछता है भाई ये इतने सवाल क्यों? ये इसलिए कि हम आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दें और बताएं कि आपके लिए ये प्रॉपर्टीज सही है। पहले उनके पूरी लाइफस्टाइल को समझते हैं, उनके एजेंडा को समझते हैं, फिर हम गाइड करते हैं। कस्टमर की नीड के हिसाब से आप उनको बताते हैं कि क्या चीज़ हज़ारों प्रॉपर्टीज है दुबई में, हज़ारों, लेकिन हम उनको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देते हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखो इतने सारे ऑप्शन है, आप बोलो क्या लेना चाहिए, अभी आज देखो कितने ऑप्शन आ रहे हैं। मेरा सजेशन होता है ज़्यादातर टाउन हाउस का। ओके। वो इसलिए क्योंकि आज 91% जो सप्लाई है वो अपार्टमेंट्स का है, 7 से 8% का सप्लाई जो आता है लगभग टाउन हाउसेस का आता है, और 1 से 2% आता है विलास का या लैंड का। विलास और लैंड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अपार्टमेंट्स लोग अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन जब अपार्टमेंट के प्राइस में या उसके आसपास के प्राइस में आपको टाउन हाउसेस मिलते हैं तो मेरा सजेशन होता है टाउन हाउस ले लो। भले ही थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े, थोड़ा सा आउटस्कर्ट में हो, लेकिन ज़मीन ले लो। आप कहते हैं 5-10 मिनट की ड्राइव ज़्यादा कर लो, लेकिन ये कि टाउन हाउस ले लो। और वो 5-10 मिनट ज़्यादा भी नहीं लगते, मैं बताता हूँ क्यों। आपने बुर्ज खलीफा से 20 मिनट की दूरी पे एक अपार्टमेंट लिया, अब वो अपार्टमेंट में आप गए, आपको एक ही पार्किंग मिलेंगे अपार्टमेंट में, बाय द वे। अगर 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है अपार्टमेंट आपका तो 2 मिलेगी। तो आप जब वहाँ गए तो आप पहले गेट खोलोगे, फिर आपकी पार्किंग या तो बेसमेंट में होगी या पोडियम में होगी। करेक्ट। तो आप पार्किंग में जाओगे, पार्क करोगे, फिर वहाँ से गाड़ी में से उतरोगे, फिर लिफ्ट में जाओगे, फिर लिफ्ट के लिए वेट करोगे प्रेस करके, फिर लिफ्ट आएगी, लिफ्ट से आप अपने रूम तक जाओगे, अपने घर तक जाओगे, अपार्टमेंट तक जाओगे। आपके 12 मिनट कहाँ लग गए आपको पता नहीं चलेगा। इतना तो लग जाता है, सही कह रहे हैं आप, है ना, लग जाता है। अब चलो ठीक है, ये तो आप नॉर्मली जा रहे हो। अब अगर आपके पास ग्रॉसरी जा रहे हो, कभी कुछ सामान ला रहे हो, तो उसके लिए ट्रॉली के लिए आपको मगजमारी करनी है, वो तो फिर वो कैरी हैंड करके फिर वो आना बड़ा मुश्किल काम तो है। मतलब वही चीज़ है। अब टाउन हाउस में क्या होता है, आप 20 मिनट आपने अपार्टमेंट का देखा, मैं बोलता हूँ 30 मिनट आप टाउन हाउस के ले लो, 10 मिनट एक्स्ट्रा। वो तो वही आ गए लिफ्ट वाले जो थे। 2 मिनट और बचा लिए मैंने। आपने गाड़ी रिवर्स करके अपने घर में लगाई, डिक्की खोली, डिक्की में से पूरा सामान उठाया, सीधा घर में। करेक्ट, बिल्कुल। आपको जाना है, और एक नहीं 4 पार्किंग मिल रही है टाउन हाउस में आपको। 4 मिलती है? हाँ 4 मिलती है, 2 तो आपको ऑफिशियल मिलती है, उसके पीछे स्पेस होती है, आप 2 और लगा दो। वहाँ 2 और लगा सकते हैं। कहने का मतलब छत भी अपनी, ज़मीन भी अपनी, सुकून से जियो। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मेरे 8 में से 6 तो प्रॉपर्टीज़ है जो जिसमें टाउन हाउसेज है, सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स। और अपार्टमेंट लेना है तो मेट्रो के पास लेना है। अपार्टमेंट लेना है मेट्रो के पास, वाटर फेसिंग लेना है, ग्रीनरी फेसिंग है, पार्क फेसिंग, या तो फिर आपका गोल्फ कोर्स फेसिंग, उस टाइप के अपार्टमेंट। या तो आप डाउनटाउन जैसी जगह हो गया, वो जगह है। अभी जैसे मैरीटाइम सिटी है, वहाँ पे आपको अपार्टमेंट अच्छे मिल रहे हैं। तो नई एरियाज देखो जहाँ पे अल मखतूम एयरपोर्ट के पास में अभी ग्रो हो रही चीज़ें, दुबई साउथ में जी जी, बहुत सारी चीज़ें। सही बात है। और अभी नया मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ लोगों को, कमर्शियल ऑफिसेस, क्योंकि वो बहुत कम है दुबई में। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑफिसेस की भी रिक्वायरमेंट ऑफिस तो बिजनेस बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर ऑफिस। जहाँ पे ऑफिसेस है दुबई में, आप देखो उन जगह पे आपको
थ्रू आउट द डे एंट्री और एग्जिट के अंदर आधा घंटा लग रहा है। तो लोग अब चाहते नहीं उस जगह। हम खुद हमारा ऑफिस ऐसी जगह लिया है हमने जहाँ पे ट्रैफिक का इशू ना हो, हमने जेवीसी में लिया हुआ है। हाँ। तो ये ट्रैफिक से बच के, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रैवल ही तो करना है, हमारा काम ही बाहर जाना है। सही है। तो लोगों को मैं यही समझाता हूँ कि आप फैंसी चीज़ अपनी जगह है, आप डेली चीज़ देखो। मैं आपको एक और छोटी बात बताता हूँ, आज तक के ये मेरे, शायद मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला, मीटिंग्स में तो बहुत बोला है, मैं आपके पॉडकास्ट में पहली बार बता रहा हूँ। जब आप प्रॉपर्टी खरीदना, आप सबसे पहले ये चीज़ भी देखो, उधर हेयर कट कितने में होती है, ट्रिम कितने में होती है, वाह, सलून की प्राइस क्या है और क्वालिटी क्या है। सही है। वहां पे आसपास रेस्टोरेंट्स कौन सी कैटेगरी के हैं। देखो हम लोग तो देसी है और हमारे जितने क्लाइंट्स हैं सब देसी है। हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ भाई इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है कि नहीं वो चेक करो। वो चेक करो। अभी जैसे पूजा वूजा होती है, काफी हिंदू लोग हैं, हाँ। तो आप चेक करो आसपास फूल माला मिल रही है नहीं मिल रही है, पूजा का सामान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मॉल्स कितने हैं आसपास, मेट्रो कितनी है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा कितनी दूर है। सही बात है, बिल्कुल सही है। सब चीज़ें देखने वाली ज़रूरी हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लोग बोलते हैं यार क्या बात कर रहे हो ना भाई। मैंने बोला ये अभी नहीं सोच रहे हो आप, जब हर 8-10 दिन में आपको हेयर कट कराना होगा या बियर्ड सेट करानी होगी, तब आपको चुभेगा यार इसको हर हफ्ते 100 दिरहम देना मेरे को खलता है। वही चीज 30 दिरहम में हो जाती है दूसरी जगह। सही बात है, बिल्कुल। मतलब यार पता है, अभी नादिर भाई से हमारा पॉडकास्ट हुआ था तो उन्होंने बोला था कि आपका डीएनए गरीब है। वो बात सही है। सही। बोले आपने रोल्स रॉयस रखी है, सही है, लेकिन आपका डीएनए गरीब है। गरीब है। सही बात है। नहीं, अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। आप जहाँ से हो अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी चीज आप देखो, स्कूल्स हमको देखनी होती है कि यार आज किस कैरिकुलम में बंदों के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लाइंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमको वो सब चीज़ों की थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो ज़्यादातर रियल एस्टेट वाले नहीं रखते, वो सिर्फ देखते कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है, लग्जरी है, ये दिला दो सर, लग्जरी लग्जरी लग्जरी। जब आप रहते हो ना तब आपको प्रॉब्लम्स का पता लगता है उधर। हाँ, मतलब 3 मिलियन में 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी मिलता है और 3 मिलियन में आपको 4 बेडरूम टाउन हाउस भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप टाउन हाउस लो ना। टाउन हाउस लो, ज़मीन भी अपनी, घर भी बड़ा, फैसिलिटीज़ भी सारी, बिल्कुल ग्रेट चीज़ है। सही है। तो यानी कि आपकी प्रॉपर सपोर्ट होगी, जो भी लेना चाहता है वो आपसे रब्ता करे। पूरी मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम है, 100 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है। अच्छा। तो आप लास्ट टाइम आए थे 25 लोग थे, जी जी, आज 125 लोग हो गए। तो उन लोगों को हम ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो, क्योंकि वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट के साथ में उस तरीके से बात करो। फिर भी कोई क्लाइंट को मेरे से मिलना है ना, आज भी आप आए, देखा आपने 2-3 क्लाइंट, मैं डेली 2-3 क्लाइंट से मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितनों से मिल सकता हूँ मैं मिलता हूँ। करेक्ट। तो पर्सनल एडवाइस भी मैं देता हूँ कई बार मिलकर। सही है। अभी यहाँ पर आपने बताया टीम माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, 25 से 100 के करीब पहुँच गए हैं। अब बहुत से लोग आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहते हैं। उसके लिए बताएं ना, क्या है, कैसे मिलें, क्या करें, क्या इंटरव्यू, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? उसके लिए कुछ भी नहीं है, आपने सीधा हमारे ऑफिस आना है या हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम ना प्रोसेस बहुत सिंपल रखते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज 24/7 तो नहीं, आदत पड़ गई ना। तो वॉक इन इंटरव्यूज हमने रखे हैं मंडे टू सैटरडे, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, आप कभी भी आ सकते हो। दूसरी चीज़, हमने सिनेरियो इजी रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हमने फॉर्मेलिटीज़ नहीं रखी है। अपना एक रिज्यूमे लेकर आ जाए। एक अभी हमने थोड़ा सा हमने इसमें गए है कि रिक्वायरमेंट हमने बढ़ाई के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये है कि 1 साल का मिनिमम आपका दुबई का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस चाहिए हमको, और हमको क्वालिफाइड एजुकेटेड बंदे चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं एक छोटा सा सवाल उन लोगों से है जो ये समझते हैं कि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। आप सोचो, जो आदमी मेरे चेहरे को देख के, मेरे शब्दों पे, मेरे वीडियोस देख करके अपने करोड़ों रुपए लगा रहा है, ज़िंदगी भर की कमाई लगा रहा है, क्या मेरी इतनी सी रिक्वायरमेंट मैं नहीं रख सकता? क्योंकि इनसे तो, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे तो एजेंट्स ने बात करनी है। करेक्ट। आप चाहते हैं कि क्वालिफाइड एजेंट्स आपके पास हों। हाँ, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स जो जिंदगी भर के पैसे लगा रहे हैं या करोड़ों रुपए लगा रहे हैं अपने, हमारे कहने के ऊपर, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो एक रिस्पॉन्सिबल एजेंट चाहिए ना उसके लिए। तो इसके लिए हमको क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, 1 साल का कम से कम। 1 साल एक्सपीरियंस हो रियल एस्टेट का, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल टीम आके यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। और
बाकी हमारे तरफ से हमने सपोर्ट पूरा दिया हुआ है, लीड्स पूरी है, कोल्ड कॉलिंग आप यकीन नहीं करोगे 2.5 साल हो गए कंपनी को, आज तक हमने कोल्ड कॉलिंग नहीं कराई है। ये बहुत बड़ा रिमार्क है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मुझे नहीं लगता और कोई शायद कंपनी होगी वर्ल्ड में या दुबई में जो कोल्ड कॉलिंग इतना अवॉइड कर रही होगी। सही बात, मतलब हमारी आप लीड पे फोकस करते हैं कि जी हाँ। ठीक है ना, जेन्युइन जो लीड्स आ रही हैं मार्केट से जो आपके पास, उन पे आप काम करवाना। बिल्कुल कोल्ड कॉलिंग नहीं करवाते हम लोग, ये चीज़ है। लीड भले चर्न होती है लेकिन कोल्ड कॉलिंग नहीं कराते। तो उसका और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा एक और कंसर्न ये भी कि हमारे ज़्यादातर जो क्लाइंट है ना वो बाहर बैठे दूसरे मुल्कों में है। कोई यूएस में, कोई यूके से, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। तो इन लोगों को एक ट्रस्ट वर्दी इंसान चाहिए, कोई समझने वाला बंदा चाहिए। सही है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एक्सेल यूज़ करते आना चाहिए, पूरा बना के देना पड़ता है। जूम कॉल्स पे हम काम करते हैं, जूम मीटिंग करते आने चाहिए। थोड़ा अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करें तो गाइस, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए न्यू हाइट्स रियल एस्टेट मिस्टर विनय को ज्वाइन करने के लिए, और ये कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट 1 साल का रियल एक्सपीरियंस हो, थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, जाहिर सी बात है क्लाइंट्स को डील करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, एक्सेल वगैरह आना चाहिए, तो आप आके न्यू हाइट्स रियल एस्टेट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे यानी कि जो लोग आ जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह सब आप देंगे अकॉर्डिंग टू योर। मैं बताता हूँ होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है हमारी ज्वाइनिंग की। पहले तो हम ज्वाइन करवाते हैं सबको, एक साथ में हमारी ज्वाइनिंग होती है। हम एक एक दो दो बंदा नहीं रखना चाहते क्योंकि उतनी एफर्ट लगानी पड़ती है और उस तरीके से ट्रेनिंग होती नहीं। तो हम 15-20 लोगों का बैच एक ज्वाइन करवाते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। पहले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग होती है, कंपनी की चीज़ें बताते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, फिर दुबई के रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, रियल इस्टेट की हम पूरी बात बताते हैं, दुबई का रियल इस्टेट कैसा है, क्या है, रेरा क्या है, एस्क्रो क्या है, हर चीज़ हम समझाते हैं उनको। दूसरे दिन से हमारी चालू होती है बाहर की ट्रेनिंग, जिसमें जितने डेवलपर्स हैं दुबई में मोस्टली हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहते हैं। तो एक दिन में 4 से 5 डेवलपर कवर करते हैं, तो पूरा वीक ये ट्रेनिंग होती है। तो हफ्ता 10 दिन की ये ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हम लोग टेस्ट लेते हैं। जी हाँ, वो ज़रूरी है। ये थोड़ा सा अलग है, ये काफ़ी लोग इस पर नाराज़ भी होते हैं, लेकिन देखो अगर एक हफ्ता आपने ट्रेनिंग करी और अच्छे से करिए, दिल से करिए, तो हम टेस्ट लेते हैं, पेपर लेते हैं उनसे। ऑनलाइन पेपर होता है, वो आपको MCQ होते हैं, सिलेक्ट करना होता है, वहीं पे एक टाइमलाइन होती है उसकी, वो आपने सबमिट किया, उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है। 100 में से 70 नंबर हमको चाहिए, 70 कम से कम है। अगर 70 नहीं आए तो हम उनको कंटिन्यू नहीं करवाते, हम उनको थैंक यू कर देते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि क्लाइंट्स को हमको बेटर तरीके से कैटर करना है। तो वो एक चीज़ होगी। उसके बाद फिर हम जब वो फ्लोर पे आते हैं, उनकी टीम्स में डालते हैं, फिर उनकी टीम लीडर्स उनको गाइड करते हैं। पहले 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन होती है, तो मतलब 15 दिन का पूरा मॉड्यूल है, वो ऑब्जर्व करते हैं टीम कैसा चल रहा है। हम उनको यहाँ तक की ट्रेनिंग देते, कॉल पे कैसे बात करना है क्लाइंट से। फिर हम उनको मीटिंग की ट्रेनिंग देते, क्लाइंट से आप मिल रहे हो तो मॉक मीटिंग होती है, सेशंस करते कि भाई क्लाइंट से कैसे बात करनी है, मॉक कॉल्स की ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद में फिर उनको हम फ्लोर पे स्टार्ट करवाते। तो पुरानी जो हमारी लीड्स है उससे हम स्टार्ट करवाते, कि जिन्होंने 1 महीने पहले, 15 दिन पहले इंक्वायरी करी हुई है, जी। वो थोड़ा करवाते। फिर 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद, जब वो एकदम फ्लो में आ जाते, तब उनको फिर 1 महीने बाद फ्रेश लीड्स मिलती है। माशाल्लाह, जैसे कि आपने बताया इतना सारा स्टाफ आप हायर करते हैं, पहले से भी हायर किया हुआ है। बहुत से लोग आपके पास काम सीख के अपनी कंपनीज खोलते हैं, चले जाते हैं, तो वो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ऊपर वाले ने मुझे इस चीज़ के लिए चूज़ किया है, तो फिर मैं इस चीज़ से क्यों नाराज़ हूँ। पहले होता था जब मेरे वहाँ कोई काम करता था, छोड़ के जाता था, गुस्सा आता था, चिढ़ता था। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने उसके ऊपर पूरी टाइम लगाई है, साल भर लगाया, उसको ट्रेन किया, और जब वो सीख गया तो वो जा रहा है। तो वो मुझे लगता था ऐसा पहले, लेकिन मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है, दैट्स देयर चॉइस। आपको प्रोडक्शन नहीं रोकना है, आप नए बच्चे प्रिपेयर करते जाओ, और मैंने कभी भी नहीं रोका। इस वजह से मेरे को कभी मेरे बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट नहीं आया। सही है। तो मैंने देखा जब इम्पैक्ट भी नहीं आया, और ऊपर वाले ने जब मुझे चूज़ किया कि कोई अच्छा काम करे तो उसके साथ में मैं इन्वॉल्व हूँ, तो कई लोगों को तो मैं खुद ही कंपनी खुलवा के दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ इससे मैंने कंपनी खुलवाई है, तुम भी खुलवा लो भाई। अच्छा, कहीं हेल्प लग रही मेरे से पूछ लो, मार्केटिंग के अंदर कुछ हेल्प चाहिए मेरे से पूछ लो। तो आज नहीं करके 6-7 कंपनीज मेरी कंपनी में खुली है पिछले 1 साल में, मेरी कंपनी के अंदर से। दुख सिर्फ तब होता है जब लोग गलत करके जाते हैं, और उस टाइम पे दुख होता है।
बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, और मुझे लगता है इवेंचुअली वो भी समझेंगे जब वो मेरे सिनेरियो में आएंगे। आज उन्होंने कंपनी खोली है, साल 6 महीने बाद उनके साथ में भी ये सिनेरियो आएगा, तब वो समझेंगे कि यार क्या गलत था क्या सही था। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, मैंने जब कंपनी खोल रहा था मैं, तो मैंने मेरे कंपनी ओनर को बोला था कि सर मेरा ऐसा ऐसा है प्लान है, सही है। मैं ये प्लान कर रहा हूँ। तो ही वॉज विथ मी, ही वॉज हैप्पी। और आप यकीन नहीं करोगे, आज इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा हुआ है ना, इसके पीछे मैं अकेला नहीं हूँ, उन लोगों का गाइडेंस है, सपोर्ट है। मेरे जितने एक्स मैनेजर्स हैं उन्होंने मेरे को आज तक बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद में जो कंपनी ओनर है वो मेरे को सपोर्ट करते हैं कि ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो वो होगा। सही है, यानी कि आप कहते हैं कि अपने सीनियर्स का रिगार्ड्स करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिनसे आप सीख कर आए हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। किसी की किस्मत का नहीं ले जाता, कोई नहीं खाता, और कोई कितना भी कर ले कुछ नहीं होता। अब बहुत सारे लोग थे जो मुझे तबाह करने के चक्कर में थे अच्छा, कि हम तबाह हो जाए लेकिन इसको तो तबाह करके इसको भी तबाह कर देना साथ में। नहीं होता। क्योंकि देखो मेरे साथ ना इतने लोगों की दुआएं चल रही है, इतने सालों से चल रही है, इतने क्लाइंटों की चल रही है, इतने एजेंट्स की चल रही है। मेरे से आज 100-125 लोगों का घर चल रहा है। मुश्किल है, नामुमकिन है। और जब तक देखो मैं गलत नहीं करूंगा ना, तब तक नहीं होगा। कर्मा है ना, कर्मा आता है। तो मैंने आज तक एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बहुत डीप चीज़ है। मैंने आज तक कोई भी बंदे को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा है जो चीटिंग करके फ्रॉड करके ऊपर गया है। वो टाइम बीइंग आप 1 लाख दिरहम 2 लाख दिरहम कमा लोगे, लेकिन इवेंचुअली वो बर्बाद हो जाएगा। कई कंपनीज मैंने देखी है जो लोगों के पैसे नहीं देते, जो लोगों के साथ अच्छा नहीं करते, तो वो इवेंचुअली बर्बाद हो जाते हैं। वो कंपनी खत्म, बर्बाद, वो खत्म हो जाता है। तो मैंने वो चीज़ देखी है, और हमने कंपनी स्टार्ट इसलिए करी थी कि हमारे साथ में बहुत चैलेंज हो रहा था, बहुत मेरे साथ में काफ़ी चीज़ें हुई है। तो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने मार्केट देखा कि यार बहुत लोग परेशान हैं, तो हमारी कंपनी में ये चीज़ नहीं होगी। तो आप लेकिन फिर लोगों ने हमारे साथ करना चालू कर दिया। बट ठीक है, देखो सबका कर्म है, सबका रजिस्टर है, उसमें नोट हो रहा है। सही बात। अच्छा, आप माशाल्लाह इतने कामयाब हुए, माशाल्लाह एक जॉब से लेकर माशाल्लाह एक एंटरप्रेन्योर तक आप माशाल्लाह इतना बड़ा काम किया। आप नई जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यार वो क्या ऐसा करें कि वो भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकें? सबसे पहले तो वर्क लाइफ बैलेंस। आपने सुना होगा बड़े बड़े लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। भाई ये लाइन को ना दिमाग से निकाल दो। अच्छा, मैं समझ रहा था कि आप बोलेंगे इस पे इम्प्लीमेंट करो। ये लाइन को दिमाग से निकाल दो। जो भी सक्सेसफुल हुआ है ना, वो वर्क लाइफ बैलेंस से कभी भी जिंदगी में मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल होने के बाद आप वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर लो, बात अलग है। लेकिन यार देखो, जब आपके पास माशाल्लाह सब कुछ है तो फिर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। सही है। जब आपके पास कुछ नहीं और करना सब कुछ है, अचीव करना है, तो भाई नहीं होगा। रोल्स रॉयस ऐसे ही नहीं मिलेगी, मर्सिडीज ऐसे ही नहीं आएगी, करेक्ट है। प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं खरीद पाओगे, कंपनी बड़ी ऐसी ही नहीं होगी। बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, आपको रिसेप्शन पे भी बैठना पड़ेगा, आपको खुद वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको एडिट भी करना पड़ेगा, आपको सेल भी करना पड़ेगी, आपको फाइनेंस भी देखना पड़ेगा, आपको रिलेशन भी बिल्ड करना पड़ेगा, आपको सब करना पड़ेगा। अगर आप सोचो ना कि भाई मैंने कंपनी खोल ली, अच्छा बहुत सारे लोग जो है उनको ये लगता है कंपनी खोल लो बहुत आसान है। कंपनी खोलना सबसे आसान है भाई। वो एक पॉलिसी है कंट्री की, गवर्नमेंट की, वो उन्होंने इजी किया है टू स्टार्ट अ बिजनेस। लेकिन रन अ बिजनेस इज अ टफर चैलेंज। बिल्कुल सही बात। आपको वो चीज वहां पे खलती है। इसके बाद आपकी सोशल लाइफ नहीं होगी, पर्सनल लाइफ नहीं होगी, तब आप रियलाइज करोगे कि यार मैं पहले ही ठीक था। लेकिन अगर आप 1% क्लब में हो तो वेलकम टू द क्लब। वाह। अब हम रात में 3-4 बजे भी कई बार ऑफिस से घर जाते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे ऑफिस में आ जाते हैं। ये होता है, ये करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना है। आज की जेनजी जो जनरेशन है, जी जी, I will work only 9 to 5. I don't want to work after that. I want mental peace. I want mental peace. बगैर पैसों के बहुत सारे पैसों से मेंटल पीस आता है यार, बहुत सारे पैसों के बाद भी नहीं आता। नहीं आता, हाँ ये भी हो जाता है। रोज कुछ ना कुछ चैलेंज होता है। अच्छा, तो लाइफ ऐसी ही चलेगी। सही है। या तो फिर आप डिसाइड कर लो भाई मेरे को एक मीडियोकर बन के रहना है, तो आपको मेंटल पीस भी मिलेगा, आप एंजॉय भी करोगे लाइफ, आप क्रिकेट भी खेलोगे, आप मूवी भी देखने जाओगे, सब है। लास्ट मूवी मैंने एक डेढ़ साल पहले देखी थी, वो भी मैंने मेरी पूरी टीम को लेके गया था मूवी दिखाने, कॉमेडी मूवी, फनी दिखाने। ओके। मुझे आप यकीन नहीं करोगे, नहीं मिलता टाइम किसी चीज का।
तो बहुत सारी चीज़ है लाइफ में, आपको वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कुछ चीज़ होती नहीं है जब तक आपके पास, देखो आपको जैसे शाहरुख खान बोलता है वो चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप भी कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो शाहरुख खान को फॉलो करो। सही बात। वो बोलता है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको खाना नहीं है, आपको सोना नहीं है, आपको 18 घंटे काम करना है, आपको एफर्ट करना है। और हमारा भी यही सिस्टम है। और बहुत सारे लोग, ना सिर्फ मैं, मेरे साथ मेरी काफ़ी टीम करती है ये चीज़। तो वो एक अच्छी चीज़ है। सही बात। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि देखो, मैं अभी ही किसी से बात कर रहा था जो हमारे टीम में सेल्स हेड है, एक वन ऑफ द सेल्स हेड है, उनसे बात कर रहा था कि भाई आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, हमको हेल्थ का ध्यान रखना है। आज की तारीख में हेल्थ ख़राब हो रही है। क्यों हो रही है? ओवर वर्क की वजह से, बीपी या और कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ इश्यूज। ये क्यों आ रहा है? ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपकी बॉडी जितना सहन कर सकती है आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हो। आप सो नहीं रहे हो। 4 घंटे की नींद है, नहीं वो तो सही नहीं है। 3 घंटे की नींद है, लेकिन आप इतने मिशन पे एग्रेसिव हो कि मेरे को ये अचीव करना है, तो फिर ये चीज़ें होगी। फिर ये खुद ब खुद हो जाएंगी, रात को नींद खुद नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ। आपका बीपी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको टेंशन है ना भाई कि मेरे को अकाउंट में आपके 5 मिलियन पड़े, लेकिन आपका टारगेट है 500 मिलियन का, तो वो 5 मिलियन छोटा लगेगा। सही है, बिल्कुल सही है। जिस दिन वो 5 मिलियन बड़ा लगने लग गया ना, उस दिन काम खत्म हो जाएगा। उस दिन वैल्यूज खत्म हो जाएगी, उस दिन एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे, उस दिन एथिक्स खत्म हो जाएगी, उस दिन लगेगा मैंने अचीव कर लिया मेरी लाइफ में जो करना था। वहाँ से रिवर्स शुरू हो जाएगा। हाँ। और वो गलत भी नहीं है मेरे हिसाब से। हर किसी का एक टैग है, हर किसी की एक लिमिट है, हर किसी का एक प्राइस है कि उस प्राइस पे आके, उस स्टेज पे आके रुक जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितना होता है उतना करो भाई। वर्क लाइफ बैलेंस को साइड में रखो, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा है तो दुनिया की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और 1% जो प्रॉब्लम है उसमें से भी आधी % प्रॉब्लम आपने अपने ईगो से बना रखी है, और आधी % प्रॉब्लम जो है ऊपर वाले ने आपको दी है क्योंकि वो आपको टेस्ट करना चाह रहे हैं। वो भी ज़रूरी है, वो भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। वही तो बात। ग्रेट ग्रेट। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग मेरे से गए हैं, जो कंपनीज खोल रहे हैं, मेरी बहुत किस्मत है, अच्छी किस्मत है कि मैं किसी के काम आया कि वो आज मेरी दुकान से अपनी दुकान खोला है, और वो अब 15, 20, 25, 30 लोगों को रोजगार देगा। ग्रेट, ज़बरदस्त। यानी कि बहुत पॉजिटिव सोच है आपकी। इसीलिए लोग मेरे को एक और नया टाइटल देते हैं, जैसे विनय शाह का एक है मास्टर ऑफ दुबई रियल एस्टेट, दूर का दोस्त दुबई से। अभी कुछ लोग पीछे टाइटल दे रहे थे सीईओज ऑफ सीईओ। वाह वाह, ये तो बात सही है। वाह। जब आपसे लोग सीख के आके सीईओ बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप तो उनके सीईओ पहले ही थे, राइट? द सीईओ ऑफ द सीईओ। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों को, भाई इन्वेस्टर्स के पीछे मत भागो। इन्वेस्टर का पैसा लगा के कंपनी खोलोगे ना, कोई गारंटी नहीं है वो कंपनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। मेहनत करो, 5 साल एक्सपीरियंस लो, उसके बाद कंपनी खोलो। पैसा जमा करके अपना खुद का पैसा लगा के कंपनी खोलो, वो कंपनी कभी भी बर्बाद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना खून पसीने का पैसा लगाया, वो नहीं बर्बाद। दूसरे का पैसा लगाया ना तो आदमी कई बार थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है, या उस तरीके से नहीं होता। और दूसरी चीज, इन्वेस्टर का पैसा लगवाओगे तो इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा कंपनी में। जिस दिन आप किसी और का इन्वॉल्वमेंट रहेगा कंपनी में या स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन मतभेद होना चालू होंगे, डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो, अपना माइंड यूज कर रहे हो, वो आपने कमाया है पैसा, आपको पता है आप उस फील्ड से कमाया, तो कैसे मैनेज करना है। करेक्ट। इन्वेस्टर की फील्ड नहीं है, उसको नहीं पता कि उसको नहीं पता कि रियल एस्टेट बिजनेस किस तरह से चलाना है, किस तरह डेवलप करना है। बहुत आसान है। लाख दिरहम का लाइसेंस और ऑफिस सेटअप सब कुछ होता है। अगर आपके पास लाख दिरहम है या इन्वेस्टर लाख दिरहम लगा सकता है, तो आपका ऑफिस 2 दिन में सेटअप हो जाएगा रियल एस्टेट बिजनेस दुबई में। लेकिन वो चलाने के लिए लाख चैलेंज आएगा, उसके लिए आप क्या रेडी हो? वो चीज़, वो बहुत मुश्किल बात। और हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करते, किसी को भी एडवाइस चाहिए, मोर देन वेलकम। सही सही। ये तो माशाल्लाह आपकी वैसी बहुत काइंड नेचर है, ये तो मैंने भी नोट किया है कि सपोर्ट सबकी है।
जी बहुत मज़ा आया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का और इतनी अच्छी पॉडकास्ट हमारे साथ करने का, अपने आइडियाज़ अपनी सोच हम तक शेयर करने का, और बिलखुसूस जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड बायर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने यकीनन बहुत कुछ विनय साहब की बातों से सीखा होगा, समझा होगा। तो आप लोग चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहें प्रॉपर्टी के अंदर या जॉब करना चाहें, मिस्टर विनय से कांटेक्ट करें, न्यू हाइट्स रियल एस्टेट से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट डिटेल्स मैं नीचे आपको को डिस्क्रिप्शन में आप मिल कुछ भी जाएगी। करें, हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, हाँ फेसबुक पे, टिकटॉक पे डीएम कर दीजिए, करेक्ट है, जो भी आपको चाहिए हमारी टीम बैठी है वो आपको सॉल्व कर देगी। ग्रेट हो गया। और ये देखिए कि मेजरली मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, हाँ चाहे कुछ हो जाए मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। आप हर क्लाइंट से और हर एजेंट से पर्सनली मिलते हैं, ये तो मैंने नोट किया। पर्सनली ठीक है, यानी कि कोई भी आना चाहता है, चाहे वो इन्वेस्टर क्लाइंट्स हों या आप जॉब करना चाहें, विनय शाह लाजमी आप लोगों से मुलाकात करते हैं, बल्कि अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी उनको लाजमी देते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।